हाय दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल द पंकज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरे सभी वीडियोस को आप देख भी रहे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जस्ट इसके पहले वाला चैप्टर जो मेरा था वो था प्रमुख विधेयक। तो प्रमुख विधेयक में हमने सीखा कि धन विधेयक घोषित कौन करता है, वित्त विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होते हैं और कुछ प्रमुख उसमें आर्टिकल्स को हमने देखा। तो दोस्तों, जो आज का हमारा चैप्टर है वो है, देखेंगे भारत का नियंत्रक महालेखा, ठीक है, महालेखा परीक्षक। तो हमने यहाँ पे आज पढ़ेंगे हम आप सब भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम एक नाम से और जानते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, हमने आपको बताया, शॉर्टकट नेम होता है इनका CAG, करेक्ट। तो हमने देखा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और इन्हें एक नाम से और जानते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात शॉर्टकट नेम बताएं आपको तो CAG, करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, हम इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। और पहला क्वेश्चन तो हमारा यही उठता है कि इनके पद को हमारे संविधान में क्यों जोड़ा गया। यदि पहला क्वेश्चन बात करें तो यही उठ जाता है कि इनके पद को हमारे संविधान में क्यों जोड़ा गया। तो दोस्तों, हमारी बातों को जरा आप ध्यान से सुनिएगा कि हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, हमारे संविधान में सरकार बनाई गई, ठीक है, सरकार की व्यवस्था की गई, और सरकार जो है केंद्र में संसद के माध्यम से कार्य करती है। संसद अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, संसद के माध्यम से कार्य करती है। और यदि राज्य की बात की जाए तो राज्य में सरकार जो है विधानमंडल के माध्यम से कार्य करती है, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद। तो जो सरकार कार्य करती है हमारी, उसमें जो होता है, यदि हम बात करें धन की, ठीक है, उसमें धन की बात करें तो उसमें धन का व्यय होता होगा, ठीक है, उसमें धन का व्यय होता होगा, और दूसरी चीज प्राप्ति भी होती होगी, ठीक है, धन का कह सकते हैं धन खर्च भी होता होगा और धन प्राप्ति भी होती होगी। तो इसका जो लेखा जोखा, ठीक है, धन कितना प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ, इसका जो लेखा जोखा रखते हैं वो CAG अर्थात कैग रखते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं वे इसका लेखा जोखा रखते हैं। तो यदि हम यहां पर बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इनका पद संवैधानिक है। इनका पद जो है वो संवैधानिक है, इनका पद संवैधानिक है। अब संवैधानिक का मतलब हमने आपको कई बार बता दिया है, तो एक बार फिर बता देते हैं। संवैधानिक का मतलब होता है दोस्तों कि जिनके पद के बारे में, जिनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में उपबंध मिलता हो, अर्थात वर्णन मिलता हो, तो उन्हें हम कहेंगे इनका पद संवैधानिक पद है, या कह सकते हैं यह कार्य संवैधानिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये लेखा जोखा रखते हैं, जो धन प्राप्ति होती है, जो धन खर्च होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके कुछ बेसिक पॉइंट, ठीक है, इनके कुछ बेसिक पॉइंट। अब बेसिक पॉइंट में यदि बात करें दोस्तों, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही आ जाता है लेखा परीक्षण। और लेखा परीक्षण ये करते कहाँ हैं? केंद्र में करते हैं, ठीक है, केंद्र में करते हैं या राज्य में करते हैं, केंद्र में करते हैं या राज्य में करते हैं। और ये लेखा परीक्षण करते हैं तो इन्हें मुखिया के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, इन्हें मुखिया कह सकते हैं हम, एक प्रकार से मुखिया, CAG, कैग, ठीक है। हमने देखा लेखा परीक्षण केंद्र और राज्य में दोनों में करते हैं ये,
तो इन्हें हम मुखिया, पूरे भारत सरकार की यदि बात करें तो लेखा परीक्षण करते हो तो इन्हें मुखिया भी कह सकते हैं, CAG मुखिया के नाम से भी जानते हैं, कैग। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या ये केंद्र में इनकी व्यवस्था अलग होती है, राज्य में एक पद होता है, केंद्र में भी एक पद होता है, अर्थात कह सकते हैं सभी राज्यों में महालेखा परीक्षक रहेंगे और केंद्र में एक महालेखा परीक्षक रहेगा। ऐसा बात नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, एक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है और वे सभी राज्यों की, मतलब कह सकते हैं पूरे भारत सरकार की महालेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि कई महालेखा परीक्षक की व्यवस्था हमारे भारत में की गई हो। हमारे केंद्र और राज्य में पूरे भारत सरकार में एक महालेखा परीक्षक होते हैं जो सारे व्यय और खर्चों के बारे का विवरण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक पद की व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है और वे पूरे कह सकते हैं कि सरकार में धन खर्च और धन प्राप्त का विवरण करते हैं। अब बात आती है कि इनके पद के बारे में वर्णन किस आर्टिकल्स में मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि इनके पद के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन मिलता है। तो आर्टिकल याद रखेंगे, अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक याद रखेंगे। आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक इनके पद के बारे में वर्णन मिलता है। तो बेसिक तौर पे हम यहाँ पे दो आर्टिकल याद रखेंगे, दो आर्टिकल याद रखेंगे। एक तो आर्टिकल 148, ठीक है, अनुच्छेद 148 की यदि बात करें तो इनके पद के बारे में वर्णन मिलता है। याद रखेंगे, इनके पद के बारे में आर्टिकल 148 में वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 149 की बात करें दोस्तों तो इनके 149 की बात करें तो कार्य एवं शक्तियों के बारे में वर्णन मिलता है, कार्य एवं शक्तियों के बारे में। ठीक है, कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो हमने देखा यहाँ पे कि आर्टिकल 148 इनके पद के बारे में चर्चा होता है, वर्णन मिलता है, और आर्टिकल 149 इनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा लेखा परीक्षण, अर्थात कह सकते हैं कि जो लेखा जोखा करते हैं, जो डाटा और एडिटिंग जो हमारे भारत सरकार में करते हैं, उन्हें चाहे वे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, एक ही हमारे भारत सरकार में कैग की व्यवस्था की जाती है। उन्हें मुखिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने सीखा। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको बात में समझ में आई होगी, और यह समझ में आए तो प्लीज दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इनके एक दो पॉइंट जो हमारे संविधान में, हमारे भारत में चर्चा का विषय बना। कह सकते हैं कि सार्वजनिक धन, सार्वजनिक धन या लोक वित्त, ध्यान देंगे दोस्तों, सार्वजनिक धन या लोक वित्त का संरक्षण। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा सार्वजनिक धन या लोक वित्त का संरक्षण। अब यहाँ पे संरक्षण का मतलब यह है दोस्तों कि जो लोगों का पैसा है, यहाँ पे हमने देखा सार्वजनिक धन जनता का धन, लोक वित्त जो लोगों का पैसा है, या सार्वजनिक धन के या लोक वित्त के, बात एक ही हुई। तो जो संरक्षण का काम होता है वे कौन करते हैं? कैग महोदय जी करते हैं, CAG जी करते हैं। और बात करें दोस्तों यदि भीमराव अम्बेडकर, शॉर्टकट में लिख देते हैं BRA, भीमराव अम्बेडकर जी जो महत्वपूर्ण हमारे भारत सरकार में जो अधिकारी कह सकते हैं, अधिकारी का महत्वपूर्ण पद बताया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अधिकारी का जो पद महत्वपूर्ण बताया वो CAG का बताया, कैग का बताया। भीमराव अम्बेडकर, हमें याद होगी, याद होना चाहिए कि हमारे भारत सरकार, हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, संविधान निर्माता, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने कहा कि जो हमारे भारत में अधिकारी का जो महत्वपूर्ण पद है, सबसे महत्वपूर्ण पद वो CAG का, उनके कहने के अनुसार कि कैग का जो महत्वपूर्ण पद है अधिकारी का वो कैग है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों इनके नियुक्ति, इनके कार्यकाल संबंधी बातों पर, जो कि अक्सर एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन में कह सकते हैं कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं, यदि हम बात करें
इनकी नियुक्ति की पहली चर्चा हम करेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। अब राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से तो कर नहीं देंगे कि राष्ट्रीय अपने इच्छा अनुसार किसी एक व्यक्ति को कह दिए कि आप कैग के पद पे आप नियुक्ति आपको आपकी हम नियुक्ति कैग के पद पे करते हैं। इस प्रकार से नियुक्ति करना तो भाई कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से नहीं करते हैं सभी किसी की भी नियुक्ति, वहां पे करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर। याद रखेंगे दोस्तों, नियुक्ति जो इनकी होती है राष्ट्रपति महोदय जी जो द्वारा होती है मंत्री परिषद की सलाह पर। अब आगे बढ़ेंगे, यदि बात करेंगे शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो शपथ भी ये राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। याद रखेंगे, ठीक है, शपथ भी ये राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। अब आती है बात इनका कार्यकाल। कार्यकाल संबंधित बातें इनमें थोड़ी कंफ्यूजन भरी है दोस्तों, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। कंफ्यूजन ज्यादा नहीं, यदि ध्यान से देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो कार्यकाल संबंधित इनकी बातें आती हैं, तो उसको 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, और 65 वर्ष तक, 65 वर्ष तक। अब 6 वर्ष तथा 65 वर्ष तक का मतलब क्या है? जो मान लीजिए कि इनकी एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यदि बात करें, मान लीजिए कि 50 साल के कोई व्यक्ति है जिनकी आयु 50 साल है, 50 वर्ष के हैं, और इनकी नियुक्ति 50 साल की उम्र में हो जाती है। तो ये 6 वर्ष तक हमारे यहाँ कार्य करेंगे कैग के पद पर। तो कार्य कितने वर्ष तक किए? 56 वर्षों तक। कार्य कितने वर्षों तक किए? 56 वर्षों तक किए। 6 वर्ष इनके पूरे हुए 56 में, तो 56 वर्ष तक किए। अब मान लीजिए इनका जो है कार्य, मान लीजिए ये 60 वर्ष के आयु में नियुक्ति होते हैं। कितने वर्ष के? 60 वर्ष के आयु में नियुक्ति होते हैं। तो 6 वर्ष तक इनको कार्य करना होगा, 6 वर्ष तक कार्य करना होगा। लेकिन 60 और 6 बात करें तो 66 वर्ष हो जाता है। 60 और 6 वर्ष यदि बात करें तो 66 वर्ष हो जाता है। लेकिन यहाँ तो आयु है 65 वर्ष। 65 वर्ष से यदि ज्यादा आयु होती है तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे 65 वर्ष तक वो कार्य करेंगे। ठीक है, 6 वर्ष तक यहाँ पे नहीं कार्य करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 5 वर्ष तक कार्य करेंगे। अब रही बात 1 वर्ष उनका बचा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, दूसरे कोई लाए जाएंगे। यदि उसके अंदर में किए जाते हैं, मान लीजिए यहीं पे इनकी नियुक्ति 59 वर्ष की आयु में की जाती, तो 6 वर्ष तक कार्य करते हैं, तो इनका पूरा कार्यकाल 65 में पूरा होता है, तो ये 6 वर्ष तक कार्य कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 60 वर्ष पे इनकी नियुक्ति हुई, 6 वर्ष तक कार्य किए, 65 तक ही ये रहे। 1 वर्ष इनका बचा, कोई मतलब नहीं है, वे पद से हट जाएंगे। 1 वर्ष उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कार्यकाल संबंधी बातें। अब देखेंगे दोस्तों हटाने की प्रक्रिया। यहाँ पर इनको हटाया किस प्रकार से जाता है, तो हटाने की प्रक्रिया में यदि हम बात करें दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया की यदि बात करें दोस्तों, किस प्रकार से इन्हें हटाया जाएगा, तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हमने वहां पे देखा था, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इन्हें पद से हटाया जाता है। याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इन्हें पद से हटाया जाता है। जिस प्रकार की प्रक्रिया, इसका मतलब यही है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जिस प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया द्वारा इन्हें भी पद से हटाया जाता है। अब थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय आपको पढ़ाया है, तो वहां पे हमने बताया था आपको इनके नियुक्त, इनके पद, इनके हटाने की प्रक्रिया। तो वहां से थोड़ा रिकॉल करेंगे किस प्रकार से वहां पे हमने हटाया था इनको। तो हमने देखा था
संसद, संसद में लोकसभा राज्यसभा देखा था हमने। संसद में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। तो यहाँ पे लोकसभा संसद में कह सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में एक समिति गठित होती है। यदि लोकसभा में पास हो जाता है तो हो जाएगा राज्यसभा में। मान लीजिए राज्यसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पास हो जाता है तो हो जाएगा लोकसभा में। यहां से पास होने के बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। वो जाएगा, यहां से पास होने के बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। यदि राष्ट्रपति वहां पे हस्ताक्षर कर देते हैं, यदि यहाँ पे राष्ट्रपति यहाँ पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो क्या होगा, उन्हें पद से हटा दिया जाएगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। तो बस सेम कैटेगरी कह सकते हैं, सेम कैटेगरी यहाँ पे कैग महोदय जी के साथ भी लागू होता है। संसद में पेश होगा, दोनों सदनों में समिति गठित की जाएगी, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, दोनों से पास होकर भेजा गया राष्ट्रपति पे। राष्ट्रपति वहां पे हस्ताक्षर करेंगे, वहां से हस्ताक्षर करने के बाद इन्हीं पद से हटा दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, सीखा हमने यहाँ पर किस प्रकार से इन्हें हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों हम देखेंगे अब इनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो हमने देखा था अनुच्छेद जो है 149 में 149 में इनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है। हम यहाँ पे इनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला यदि देखें तो मुख्य लेखा परीक्षण, ठीक है दोस्तों। पहला देखें तो मुख्य लेखा परीक्षण के रूप में ये कार्य करते हैं, के रूप में केंद्र और राज्य में कार्य करते हैं, केंद्र एवं राज्य में कार्य करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पूरे भारत सरकार में एक टैग की व्यवस्था होती है, जो कि केंद्र में वो कार्य करते हैं, वही राज्य में भी वे कार्य करते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर यदि हम बात करें संचित निधि, ठीक है, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि के व्यय का विवरण, के व्यय का विवरण। तो हमने देखा संचित निधि जो आर्टिकल 266 के तहत इसका वर्णन मिलता है, और आकस्मिक निधि जो आर्टिकल 267 के तहत वर्णन मिलता है, कि व्यय का विवरण कौन करता है, तो कैग करते हैं। तो यहाँ पर जो भी व्यय होती है संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, तो उसका विवरण कैग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है दोस्तों केंद्र में, ठीक है, केंद्र में यदि जांच करने की बात आती है तो केंद्र में ये अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राष्ट्रपति को जो भी जांच किए रहेंगे ये केंद्र में, वे रिपोर्ट अपने राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति महोदय जी संसद में पेश करेंगे, ठीक है, संसद में पेश करेंगे। उसके बाद संसद में लोकसभा राज्यसभा उस पर जांच करे, देखेगी कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्य हुआ। तो कुल मिलाकर केंद्र में सवाल आता है कि कैग महोदय जी होते हैं वो अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर किसे पेश करते हैं, किसे देते हैं, तो वो राष्ट्रपति जी को देते हैं। अब बात आती है राज्य स्तर पे। तो राज्य स्तर पे वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वे अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल जो पेश करती है विधानमंडल में, ठीक है, विधानमंडल में। तो हमने यहाँ पे देखा केंद्र में राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राज्य में राज्यपाल को सौंपेंगे। उसके बाद ये दोनों अपना जो है वो रिपोर्ट पेश करेंगे संसद में और ये पेश करेंगे विधानमंडल में। अब इनकी बात आती है इनके वेतन की। ये वेतन कहाँ से इनको प्राप्त होता है, तो इनका वेतन जो है संचित निधि से ही प्राप्त होता है, यहाँ से संचित निधि से। इनका जो वेतन होता है वो संचित निधि से ही प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों कुछ बेसिक पॉइंट यदि हम बात करें, जो इनका पद होता है, ठीक है दोस्तों, जो इनका पद होता है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसे रफ कर देते हैं। जो इनका पद होता है वो प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, वो प्रसाद पर्यंत
नहीं होता है। ठीक है, जो इनका पद होता है वो प्रसाद पर्यंत नहीं होता था, अर्थात कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका पद नहीं होता है। इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष पूरा करेंगे, उसके बाद ये अपने पद से हट जाएंगे स्वतः, उसके बाद फिर दूसरे कोई आएंगे। तो प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, ये अपने इच्छा अनुसार भी नहीं कह सकते हैं कि 6 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा ही करके तब अपने पद से हटेंगे। ये नहीं कि राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा से इन्हें हटा दे, या तो इन्हें, मैंने बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश की प्रक्रिया जिस प्रकार से होती है हटाने की, उसी प्रकार से हटाने की प्रक्रिया इनकी भी होती है। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर काम नहीं मिलेगा, सरकार किसी भी पद पर इन्हें नहीं रखेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद 6 वर्ष के बाद इनका कार्यकाल यदि हट जाता है तो इन्हें किसी भी सरकारी पद पर इन्हें सरकार नहीं नियुक्ति करेगी। ये अर्थात अब सरकार के काम में, सरकार के किसी काम में भागीदारी नहीं निभा सकते, सरकारी पद पे इन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें दोस्तों, तो इनके सभी बेसिक पॉइंट को, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक क्वेश्चन और है, वर्तमान समय में हमारे जो भारत के कैग हैं वो राजीव महर्षि जी हैं, याद रखेंगे, राजीव महर्षि। ठीक है, राजीव महर्षि जी वर्तमान समय में हमारे भारत के कैग की जो 2017 में जिनकी नियुक्ति हुई थी सितंबर महीने में, तो इसमें वर्तमान समय में राजीव महर्षि जी हमारे भारत के कैग के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज ये चैप्टर इसी पर समाप्त करते हैं। पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है। कहीं भी यदि आपको समझ में आता है कि ये चीज नहीं बताया गया है तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे। क्योंकि चैप्टर कहीं क्या होता है कि बड़ा हो जाता है, कहीं छोटा हो जाता है, जल्दीबाजी में कहीं कुछ बीच में कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। तो प्लीज यदि आपको लगता है ये चीज यहाँ पे नहीं बताई गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि मैं सारी चीजें आपको बता दूं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।